So good morning, dear student. I wish you all good morning. I hope many of you all have joined. ठीक है, as per the schedule. So हर रोज जो है हम 11th क्लास है ना का जो लेक्चर है वो 7 बजे पर ऑनलाइन लेके आते हैं. ठीक है, तो till yesterday we have looked at the Basidiomycetes. So बेटा आज का जो है पढ़ाई कार्रवाई शुरू करते हैं. ठीक है, कुछ पार्ट जो है बेसिडियोमाइसिटिस का कल रह गया था, उसे ही हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि बेसिडियोमाइसिटिस क्या होता है. बेसिडियोमाइसिटिस में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, है ना. बेसिडियोमाइसिटिस में बेटा मैं क्या पढ़ा रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या होता है कि जैसे मेरे पास n+n कंडीशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन कहते हैं. उससे हमें क्या मिलता है, डाइकैरियोटिक हाइफे मिलता है. उसके टिप के ऊपर मैंने कहा था कि एक बेसिडियम मदर सेल. बेसिडियम मदर सेल मतलब ऐसा वो सेल जो क्या करेगा, ये करेगा कि ये n+n मतलब ये बेसिडियम को बनाएगा जिसके अंदर n+n कंडीशन हो. ठीक है, अब n+n कंडीशन जो है वो क्या करेगा, दोनों n जो है साथ में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनेगा, देयर विल बी कैरियोगैमी. कैरियोगैमी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे जो दोनों फ्यूज नहीं हुए थे वो फ्यूज हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जाइगोट मिलेगा, है ना. n+n की वजह से क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट जाइगोट. ओके, नेक्स्ट देखो जाइगोट मिला तो उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर मियोसिस होगा. मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शन होगा जहाँ पे अपना जो 2n है वो n में बदल जाएगा. ठीक है, 2n जैसे मैंने आपको समझाया था, अपने पास 2n है, 2n मतलब डिप्लॉयड. 4c मतलब 4 गुना डीएनए है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, n2c और n2c, उसके बाद nc और nc. तो इस प्रकार आपको जो है 4 स्पोर मिलेंगे. तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि ये बेसिडियम के अंदर हो रहा था. मियोसिस के बाद 4 स्पोर बनेंगे. 4 स्पोर जो है दे विल बी प्रेजेंट ऑन टू द बेसिडियम, है ना. इसलिए मैंने कहा कि जो स्पोर्स होते हैं, है ना, स्पोर्स, है ना, स्पोर्स जो होंगे इन बेसिडियोमाइसिटिस, they are formed onto the basidium and are how many in number, कितने बनेंगे, and are कितने बनेंगे, 4 इन नंबर. तो यहाँ पे जो है 4 स्पोर बनते हैं, 1 2 3 और 4. ठीक है, तो आई होप कि सबको ये समझ में आया. ठीक है, अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ना तो बनता है कि नहीं. तो अब देखो कि मेरे पास बेसिडियम आ गया, बेसिडियम पे बहुत सारे क्या आ गए बेटा, स्पोर्स आ गए हैं. ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे हमें देखना है फ्रूटिंग बॉडी. अब फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है वो भी आप समझते हो, एस्कोमाइसिटिस में ऑलरेडी पढ़ा है. फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, सिंपल चीज़ है. एस्कोमाइसिटिस में हमने पढ़ा कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे एस्कस अरेंज रहते हैं. यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर ऐसे बहुत सारे बेसिडियम जो है एक कॉमन किस पे प्रेजेंट रहेंगे, एक कॉमन फ्रूटिंग बॉडी पे प्रेजेंट रहेंगे. गुड मॉर्निंग बेटा अक्षय, गोलू. ओके बेटा विशाल. ओके, बढ़ाते आज की पढ़ाई आगे, है ना. अब देखो ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी मैंने अभी कहा कि मतलब कलेक्शन ऑफ बेसिडियम मतलब बहुत सारे बेसिडियम मिलके हमें क्या मिलेगा,
फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। जैसे देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था कि बेसिडोमाइसिटिस का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो कौन है? वो मशरूम है। गुड, मशरूम है ना। मशरूम का एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। डायग्राम बना लेते हैं। देखो मशरूम इसी ये वाला है। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ना। अब ये मशरूम बेटा कौन सा है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था ये मशरूम क्या है? ये मशरूम एगारिकस है ना, एगारिकस है। अब देखो इस मशरूम के अंदर नीचे से, है ना, ये ऊपर का रीजन है, ये कहाँ का रीजन है? ये टॉप रीजन है बेटा। और ये कौन सा रीजन है? ये बॉटम है, याद रखना, है ना। ये बॉटम है, हमेशा याद रखना, एक बॉटम है ना। तो ऐसे टॉप और इसका बॉटम। बॉटम में आप देखोगे कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपको अगर कहीं रोड साइड में मिल जाए तो आप अगली बार जो है बेटा ये कोशिश करना कि एक बार देख लो कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, इन्हें बेटा क्या कहा जाता है? इन्हें गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गिल्स कहा जाता है। अगर इसको थोड़ा मैं ऐसे यहां पे काट लेता हूं, है ना, इफ आई कट इट लाइक दिस, ओके सॉरी, उप्स, ऐसे इसे कट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, तो वो टॉप वाला, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, है ना। तो ये जो गिल्स दिख रहे थे, है ना, वो गिल्स कुछ ऐसे ही होंगे जैसे गिल्स हमें लग रहे थे ना, ऐसे। तो वो गिल्स कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब ये फोल्डेड जैसा अंदर से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इस फोल्डेड स्ट्रक्चर पे बेटा आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, उसे समझते हैं। जैसे देखो गिल्स के अंदर अगर आप झांक के देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ बेसिडियम। किसका मिलेगा कलेक्शन ऑफ बेसिडियम। मतलब बहुत सारे बेसिडियम जो है हमने देखे थे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आप पूछोगे सर यहाँ पे बेसिडियम दिख ही नहीं रहा है। अब इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत सारे एक जगह पे है, मैंने अभी तक इनको जूम नहीं किया है, ठीक है। याद रखना कलेक्शन ऑफ बेसिडियम जो होता है बेटा, इसे बेसिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडिया। याद रखना बहुत सारे बेसिडियम मिलके क्या बनते हैं? बेसिडिया बनता है। इसका मतलब बेसिडियम एक होता है और बहुत सारे बेसिडियम मिले तो क्या बनता है? गुड। तो सिंगुलर अगर बोले, है ना, सिंगुलर मतलब अगर एक हो, गुड। सिंगुलर का मतलब क्या है? अगर एक हो। लेकिन मैनी अगर बहुत सारे हो, क्या? मैनी बेसिडियम, गुड, एक बेसिडियम हो, राइट, एक बेसिडियम बेटा हो, तो इसे हम बेसिडियम सिंपली कहेंगे मैनी बेसिडियम इफ दे आर देयर, दैट मीन्स ये प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेसिडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। अब देखो कलेक्शन ऑफ बेसिडियम, अब मैं क्या करता हूं कि एक सिंगल सा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो है ना, राइट, गिल्स का बेटा मैं लेता हूं। अगर इसको मैं ध्यान से देखूंगा करीब से तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। आर यू फेमिलियर विद दिस स्ट्रक्चर? क्या आपने इस स्ट्रक्चर को कहीं पे देखा था? हाँ, अभी तो हमने देखा था। इसे क्या कहा जाता है? इसे बेसिडियम कहा जाता है, राइट बेटा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को
बेसिडियम कहा जाता है ना। स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहा जाता है, बेसिडियम। और बेसिडियम पे जैसे आपको पता है, बेसिडियम पे कितने स्पोर होते हैं बताओ, गुड, 4 स्पोर होते हैं, राइट। बेसिडियम पे बेटा कितने स्पोर होते हैं सब बताओ कमेंट में, 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुड। और इन स्पोर को हम क्या कहते हैं, इन स्पोर को हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड एज, इन्हें क्या कहा जाता है फटाफट बताओ, इन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहा जाता है। इज दिस क्लियर, समझ में आया ना। तो अपना मशरूम जो दिख रहा है उसके अंदर क्या होता है, हजारों की संख्या में मतलब बहुत सारे बेसिडिया, मतलब ये एक सिंगुलर था, ये बहुत सारे मिलके क्या बनता है, बेसिडिया बनता है। यहां पे देखो, एक स्पोर, दूसरा स्पोर, तीसरा स्पोर, चौथा। याद रखना बेसिडियो स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब बेटा क्या है, कैसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं हैप्लॉइड के लिए, एन, राइट, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, एन इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। ओके, तो क्या ये एक बैग के अंदर बने हैं, ये एक बैग के अंदर नहीं बने हैं, तो ये कैसे है, गुड, ये इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, है ना। ये सभी स्पोर अगर आप देखो तो कैसे है, एयर के कांटेक्ट में है। अगर एयर के कांटेक्ट में है बेटा तो इसे हम क्या कहेंगे, दे आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, गुड। अब ये सब कुछ बेटा ड्रॉ करने का मेरा मतलब क्या था, ये सब कुछ ड्रॉ करने का मेरा मतलब क्या था, आपको फ्लोटिंग बॉडी दिखाना। क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने आपको बेसिडियम तो यहां पे दिखाया था, अब यहां इसकी जरूरत क्या थी, मुझे आपको दिखाना था फ्लोटिंग बॉडी। ध्यान में रखना कि ये एक सिंगल गिल था, है ना, ये एक सिंगल गिल था और ये बहुत सारे मैनी गिल्स थे। ये क्या थे बेटा, मैनी गिल्स थे, मैनी गिल्स, ओके। अब बहुत सारे गिल किसका पार्ट है, नीचे ऐसे रहेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसे क्या कहा जाएगा, कैन एनीवन गिव द नेम इन द कमेंट। क्या कोई मुझे इसका नाम कमेंट में बता सकता है क्या। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है ना। बहुत सारे बेसिडियम कहां पे होंगे बेटा, कहां पे रहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी पे, राइट, फ्रूटिंग बॉडी। इफ यू रिमेंबर एस्कोमाइसिटिस के फ्रूटिंग बॉडी को हमने क्या कहा था, गुड। तो यहां पे क्या कहेंगे, एग्जैक्टली इसे क्या कहेंगे हम, बेसिडियो कार्प, राइट, इसे क्या कहेंगे हम, बेसिडियो कार्प कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है बेटा बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा कि बेसिडियो कार्प क्या होता है। जो आप ऐसे छत्ता जैसे दिखते हैं, राइट, छत्ता जैसा, ये मशरूम के अंदर ये छत्ता ही क्या है, ये एक बेसिडियो कार्प है। बेसिडियो कार्प के निचले भाग के अंदर बहुत सारा क्या रहेगा, गिल्स रहेगा। गिल्स के अंदर बहुत सारे बेसिडिया रहते हैं। हर एक बेसिडिया को उठा के देखा, बेसिडियम, हर एक गिल को उठा के देखा तो बहुत सारे क्या रहते हैं, बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियम पे स्पोर होते हैं और ये स्पोर कैसे, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेटा आप लोग के लिए मैं हमेशा जो है अवेलेबल हूँ। आप कभी भी जो है कमेंट के द्वारा या जो भी बच्चे अपने ऑफलाइन आते हैं वो हमेशा जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये होता क्या है। आगे बढ़े, ओके बेटा। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
है ना, जो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे ऑनलाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। कोई भी फंजाई जो है वो एग्जाम्पल के बिना अधूरा है। अभी तक जितने भी फंजाई बेटा हमने देखे, है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंजाई जो है वो एक बेसिडोमाइसिटिस है। क्यों? बेसिडोमाइसिटिस आप अगर देखो सबसे इवॉल्व फंजाई, सबसे अगर हाई ऑर्डर का फंजाई देखा जाए तो वो कौन है? बेसिडोमाइसिटिस है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम फटाफट देख लेते हैं और बढ़ते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटिस की ओर। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, अब देखो बेटा, एग्जाम्पल जो है ना, वो कौन कौन से है? बेसिडोमाइसिटिस को पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ शायद एग्जाम्पल दिए होंगे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे मशरूम्स। सबसे पहले मशरूम से स्टार्ट करते हैं, अपना फेवरेट है कि नहीं, खाते हैं ना हम इसे। पहले स्टार्ट करते हैं मशरूम्स। मशरूम्स, अब मशरूम्स में बेटा देखा जाए तो सबसे पहले आपको देखो तो दो प्रकार के होते हैं, या तो एडिबल हो सकते हैं या तो नॉन एडिबल, है ना। या तो ये कैसे हो सकते हैं? एडिबल हो सकते हैं या तो नॉन एडिबल। एडिबल वो होते हैं जो आपको मार्केट में बेचे जाते हैं ना और नॉन एडिबल कौन से होते हैं? जो आपको रोड साइड में चलते हुए मिलते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर रोड साइड में ऑलरेडी चलते हुए तो मशरूम मिलते हैं, तो बाजार से क्यों खरीद के लाते हैं? थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि क्यों हम रोड साइड की मशरूम नहीं खाते बेटा, ठीक है। अब देखो, आते हैं पहले एडिबल मशरूम। एडिबल मशरूम जो होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको शायद समझाया था कि दे बिलोंग टू एगारिकस स्पीसीज, है ना। ये किसको बिलोंग करते हैं? एगारिकस, एगारिकस स्पीसीज। स्पीसीज, स्पीसीज को हम एसपी डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो ये एगारिकस स्पीसीज को बिलोंग करेगा। आपने ऑलरेडी इसका डायग्राम बेटा बहुत अच्छे से बना लिया है ना। लाइक दिस इट इज, नहीं तो मैंने आपको समझाया था कि बटन मशरूम जो भी है ना, ये अपना है एगारिकस। उसके बाद नॉन एडिबल जो होता है, नॉन एडिबल मतलब जो खाने लायक नहीं होता है। रीजन क्या है? दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। बेटा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे नोटोरियस अगर मैं बताऊं तो उसे टोडस्टूल कहा जाता है ना। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। टोडस्टूल मैंने डिस्कस किया है कि नहीं? फटाफट बताओ कमेंट में। टोडस्टूल्स, है ना, टोडस्टूल्स। अब ये टोडस्टूल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जैसे एक टोड है अपना, ठीक है, मैंने आपको मजाक मजाक में डायग्राम बना के दिखाया था, है ना। एक टोड है अपना और ये किस पे बैठा है? ये मस्त किस पे बैठा है? एक मशरूम के ऊपर बैठा है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसे टोडस्टूल कहते हैं। अब टोडस्टूल जो होते हैं वो खतरनाक इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि टोडस्टूल जो होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। दे प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन। अब न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं अपने न्यूरॉन्स पे अटैक करता है। आप समझते होंगे कि हमारा सब कुछ बॉडी के अंदर फंक्शन जो है ये एक स्पेशल सेल के द्वारा संभाला जाता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको कंट्रोल करते हैं। आप सोचो अगर कोई टॉक्सिन आपके
नर्व सेल या न्यूरॉन्स पे अटैक कर रहा है तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी काम करना ही बंद करेगा, बॉडी कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करेगा, बॉडी ना किसी सिग्नल को रिस्पॉन्स दे पाएगा। इसका मतलब कुल मिला के आपका बॉडी क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये न्यूरोटॉक्सिन जो होते हैं दे कैन कॉज पैरालिसिस, और इसकी वजह से इंसान जो है एक इसका जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है ना, कोमा में भी इंसान जा सकता है। कोमा आपको पता है कि इंसान जो होता है ब्रेन डेड होता है ना। अब आपका ब्रेन जो है वो किससे बना है, पूरे न्यूरॉन से ही तो बना है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स अगर बहुत क्वांटिटी में खा लिए, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो एडिबल मशरूम जो होता है जिसे एगारिकस कहा जाता है वो स्पेशल लेबोरेटरी या स्पेशल लोगों के द्वारा जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है वही बनाते हैं, और आप वही लाके खाना, ठीक है। अगर आप रोड साइड में कोई मशरूम घर पे लाते हो और माँ ये लो मैंने मशरूम लाए हैं, है ना, मस्त मशरूम को आप क्या करोगे, पकाओगे और कोमा में जाने की तैयारी करोगे। बेटा ऐसा कभी भी मत करना। कभी भी मशरूम जब खाओगे कभी हमेशा, भले 2 पैसा ज़्यादा लगे, आप हमेशा कहाँ से खरीद के खाना, मार्केट से। इस पे जो आपको वाइल्ड में मिलते हैं या घर के आसपास, उस पे कभी भी उसको कभी भी घर पे मत लेके आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोडस्टूल को अगर देखा जाए तो टोडस्टूल को बेटा मैंने एक नाम कहा था, इफ़ यू रिमेंबर। टोडस्टूल को जो है क्या कहा जाता है, टोडस्टूल को एमानिटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमानिटा, एमानिटा स्पीसीज, ठीक है, इसे एमानिटा स्पीसीज कहा जाता है। इज दिस क्लियर, इसे एमानिटा स्पीसीज कहा जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे मशरूम समझ में आया। एडिमल मशरूम हो सकता है एज वेल एज टोडस्टूल्स हो सकते हैं जो कि पॉइजनस मशरूम होता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकते हैं, और मैंने एक नाम लिखवाया था आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रस्ट एंड स्मट। क्या है बेटा, रस्ट एंड स्मट। अब रस्ट और स्मट जो है ये दोनों फंजाई बेसिडियोमाइसिड्स को बिलोंग करते हैं। रस्ट और स्मट ये बोलने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। रस्ट और स्मट, क्या मस्त राइमिंग है ना, रस्ट और स्मट। आपको लगता होगा कि ये सर एक ही मशरूम है, सॉरी एक ही बेसिडियोमाइसिड्स है, लेकिन गलत। रस्ट और स्मट ये दोनों अलग अलग क्या है, फंजा है। देखते हैं कैसे अलग है। रस्ट अगर देखा जाए बेटा तो रस्ट क्या होता है कि ये जो है, रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग, है ना। रस्ट का मतलब आप तो समझते होंगे, जंग। तो ये रस्ट जो है ये बेसिकली क्या करता है, जैसे अपना व्हीट है ना, जैसे आपका एक व्हीट है, व्हीट आप जानते होंगे बेटा। व्हीट क्या होता है, गेहूं के अंदर ऐसे लीफ होते हैं, राइट। इस लीफ के अंदर जो है ये फंजाई जो है कुछ ऐसे जब ग्रो करेगा कुछ ऐसे धब्बे बना सकता है। अब ये धब्बे जो होंगे ये एक जंग की तरह, मतलब रस्ट की तरह होते हैं, है ना। ये धब्बे जो होते हैं लीफ के ऊपर क्या होते हैं, जंग की तरह होते हैं, और इस जंग की लगने की वजह से लीफ पत्ता जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका मतलब रस्ट फंजाई, है ना, रस्ट फंजाई, रस्ट जो होता है वो बेटा किसकी वजह से होता है, एक पैरासाइटिक फंजाई की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एक पैरासाइटिक फंजाई। जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उन्हें बेटा सबको मालूम होगा कि पैरासाइटिक फंजाई क्या होता है। पैरासाइटिक फंजाई क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको फटाफट बताया था कि ये व्हीट होता है, ये क्या होता है बेटा, ये व्हीट है कि नहीं। अब व्हीट जो है बेटा, व्हीट के अंदर एक पैरासाइटिक फंजाई है जिसको मैंने क्या बताया, जिसको मैंने रस्ट, मतलब वो जंग करता है, जंग बनाता है, जंग मतलब रस्ट। अब रस्ट बनाने वाला ये फंजाई जो है उसका नाम बताने का टाइम आ गया है। इस रस्ट फंजाई को हम पक्सिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्सिनिया कहते हैं, है ना। अब पक्सिनिया बेटा
अलग अलग प्रकार के रस्ट कर सकता है। अब कौन कौन से रस्ट कर सकता है, जैसे देखो ये बेटा जो है ये ब्राउन रस्ट कर सकता है। ये कौन सा रस्ट कर सकता है, ये ब्राउन रस्ट कर सकता है इन व्हीट, है ना, मतलब गेहूं के अंदर ब्राउन रस्ट, उसके बाद गेहूं के अंदर ब्लैक रस्ट इन व्हीट, ब्लैक रस्ट इन व्हीट, उसके बाद ये येलो रस्ट कर सकता है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया येलो रस्ट इन व्हीट। इज इज क्लियर? मतलब अलग अलग प्रकार के रस्ट बना सकता है। बेटा ये इंफॉर्मेशन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि ये फंजाई जो है कौन कौन से है। जैसे ब्राउन अगर है तो यहां पे फंजाई का नाम एक तो पक्सिनिया आएगा, क्योंकि सभी रस्ट जो है वो कौन करता है, पक्सिनिया कॉज करता है, लेकिन उसके स्पीसीज बदलेंगे। पक्सिनिया यहां पे जो आएगा रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा, ठीक है। तो नीट के हिसाब से आप अगर देखो तो ये बहुत जरूरी है। जैसे इसको याद कैसे रखेंगे, ब्राउन, इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखो इसे ब्राउन प्योर, है ना, याद कैसे रखेंगे, ब्राउन इज ए प्योर कलर, है ना, ब्राउन प्योर। तो आपको किसी ने पूछा ब्राउन रस्ट कौन करता है, तो याद रखना ब्राउन प्योर, ब्राउन रस्ट इन वेट कॉज्ड बाय प्योर, प्योर का मतलब क्या है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। अब देखो नेक्स्ट, ब्लैक रस्ट इन व्हीट, इट इज कॉज्ड बाय whom, इट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रामिनिस, ग्रामिनिस। देखो व्हीट को ट्रिटिकम भी कहा जाता है ना, सो ट्रिटिकाय क्या होगा, ट्रिटिकाय, ट्रिटिकाय होगा। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको बहुत सिंपल तरीके से, ब्लैक ग्रैम आपने खाया होगा ना, ब्लैक ग्रैम, मतलब कहीं ना कहीं पे अगर ब्लैक रस्ट इन व्हीट है तो वहां पे फंजाई के नाम में क्या आना चाहिए, एमसीक्यू में बस आपको मारना है ना। तो ब्लैक हिंट क्या है, ग्रैम, है ना। सो ब्लैक रस्ट इन व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाय। अगला येलो, येलो के अंदर आप अगर देखो बेटा तो यहां पे पक्सिनिया, पक्सिनिया जो है ये होता है कौन सा, स्ट्रीफॉर्मिस, स्ट्रीफॉर्मिस होता है, या ग्लूमेरम होता है, ग्लूमेरम। बेटा बहुत सारे बच्चे जो है पहले बार इतने सारे एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इससे पहले सर हमने इतना पढ़ा ही नहीं है, इससे पहले तो हम 10th पढ़ रहे थे। लेकिन बेटा चेंज ही जो है आपके डेवलपमेंट या ऊपर बढ़ने का एक सबसे मात्र एकमात्र क्या है, जरिया है। आपको 10th में बहुत सारा कम कंटेंट था, लेकिन अब आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बार बार दोहरानी पड़ेगी, तभी जो है डेवलपमेंट आएगा। और डेवलपमेंट से ही बेटा क्या होता है, आदमी सक्सेसफुल होता है। ठीक है, याद रखना कि जितने बार आप जितने टफ चीज़ें पढ़ोगे उतना ही आपका ब्रेन क्या होगा, उतना ही ब्रेन आपका डेवलप होगा। हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ों को करने की ट्राई कीजिए, भले वो हो या ना हो, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट चीज़ आप करते हो आपका ब्रेन जो है हमेशा क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आता है और आपका ब्रेन में बहुत अच्छे से जो है वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, व्हीट आप देखो तो या तो स्ट्रीफॉर्मिस या तो ग्लूमेरम, है ना। तो ऐसे याद रखना कि येलो स्टायरोफोम है, येलो स्टायरोफोम का मतलब क्या है, थर्माकोल है। येलो स्टायरोफोम है ना, येलो स्टायरोफोम, थर्माकोल, स्टायरोफोम का मतलब क्या होता है, थर्माकोल, है ना। और यहां से आएगा ग्लू, इस थर्माकोल को हम कैसे चिपका रहे हैं, यूजिंग ग्लू। तो येलो स्टायरोफोम, स्ट्रीफॉर्मिस और ग्लूमेरम। इज दिस क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया। तो हमने दो चीजों में से एक तो समझ लिया रस्ट, है ना,
रस्ट कौन है? रस्ट है पक्सिनिया। इतना तो याद रख ही सकते हो, इतना पढ़ लिया ना, इतना तो याद रख ही सकते हो, है कि नहीं? देखो इतना आपने पढ़ लिया तो कम से कम आप क्या याद रख सकते हो? तीनों सब में बेटा क्या कॉमन है? पक्सिनिया कॉमन है ना? इतना तो बेटा सब लोग याद ही रख सकते हो। इज दिस क्लियर? थम्स अप। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्मट, है ना? नेक्स्ट क्या है? स्मट। और देखा जाता है कि स्मट क्या है? स्मट एक फंजा है जो कि देखा जाता है वीट के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है, या तो मेज, मेज आपने पढ़ा होगा, है ना? तो दूसरा जो स्मट है बेटा, स्मट, है ना, लिख लेता हूं। स्मट, स्मट होता क्या है कि जैसे आपका एक व्हीट ही ले लो, है ना? व्हीट का ऐसे लीफ ले लो। व्हीट के लीफ के ऊपर ऐसे कुछ धब्बे जैसे बन जाते हैं, है ना? और कई बार ये ब्लैकिश कलर के भी हो सकते हैं, है ना? मतलब लीफ के ऊपर एक तरह से ये क्या बनाते हैं? एक तरह का इन्फेक्शन करते हैं। अब इसे ही हम क्या कहते हैं? स्मट कहते हैं। और ये इन्फेक्शन जो है बेटा बस लीफ पे नहीं, आपको व्हीट के दानों पे भी, व्हीट का दाना आपने देखा होगा ऐसे कुछ, है ना? ऐसे कुछ देखा होगा आपने, जो बेटा गेहूं घर पे ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा व्हीट के अंदर बेटा ऐसे दाने होते हैं। दानों के अंदर भी कहीं कहीं पे ये जो है कौन? स्मट कभी कभी इन्फेक्शन करता है, ठीक है? दानों के अंदर बेटा ये स्मट जो है ये इन्फेक्शन करता है, और इस इन्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? स्मट कहते हैं। अब स्मट होता क्या है बेसिकली? देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? क्या स्मट को, व्हीट को बर्बाद करना है? नहीं, स्मट की मंशा नहीं है व्हीट को बर्बाद करने की, लेकिन स्मट को खुद भी आगे बढ़ना है ना। स्मट को लग रहा है कि व्हीट के पास बहुत सारा न्यूट्रिशन है, इसलिए स्मट क्या किया? स्मट व्हीट के दानों पे आया, क्योंकि उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है। इस चक्कर में व्हीट का दाना क्या हो गया? बर्बाद। इस चक्कर में व्हीट का दाना बर्बाद हो गया। इसका मतलब स्मट जो है बेटा, मतलब ये स्मट फंजाई जो है बेसिकली यहां पे क्या बना रहा है? यहां पे अपना स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स। इसका मतलब स्मट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स से ही जो है आपको क्या मिलेगा? नया फंजाई मिलेगा, है ना? तो बेसिकली व्हीट पे ये इसलिए इन्फेक्शन करते हैं स्मट, ताकि बहुत सारा न्यूट्रिशन क्या करे? ले, और नए नए क्या बनाए? नए नए फंजाई को, मतलब अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाए, है कि नहीं? अब देखो स्पोर्स जो है ये स्मट बनाता है। अब ये स्मट कौन है? स्मट याद रखना, स्मट जो होता है बेटा, स्मट है अपना उस्टिलागो। उस्टिलागो, ठीक है? अब ये उस्टिलागो जो है या तो ये व्हीट के अंदर, या तो ये व्हीट के अंदर, या तो ये कहां पे? मेज के अंदर आपको इन्फेक्शन दिखा सकता है। मेज का मतलब बेटा पता है? भुट्टा, है ना? कॉर्न। व्हीट तो आपका गेहूं होता है ना? तो व्हीट तो आप जानते होंगे कि गेहूं होता है ना? मेज का साइंटिफिक भी लगे हाथ जान लो, इसे जिया मेज कहा जाता है। जिया मेज। और व्हीट का तो आपको पता है, व्हीट का लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था, है ना? ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। AESTIVUM, है ना? तो उस्टिलागो जो है व्हीट पे इन्फेक्शन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। उस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिकाए। ट्रिटिकाए कौन है? व्हीट। तो व्हीट पे इन्फेक्शन करने वाला उस्टिलागो जो है उसे हम क्या कहेंगे? उस्टिलागो, उस्टिलागो न्यूडा, न्यूडा ट्रिटिकाए। एक एग्जाम्पल दिया मैंने।
अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया तो बेटा आपको पता चल ही गया होगा कि रस्ट कौन है और स्मट कौन है। फटाफट बता दो कमेंट में, रस्ट कौन है और स्मट कौन है। बेटा रस्ट कौन है और स्मट कौन है, फटाफट बता दो। मैं ही लिख देता हूं, लग रहा है कि मेरे बच्चे सब आलसी हो गए। ठीक है, रस्ट जो है, रस्ट कौन है, यह है बक्सिनिया। स्मट बताओ, स्मट कौन है, उस्टी लागो। डन, थम्स अप, है ना, उस्टे लागो। तो इतने एग्जाम्पल्स जो है बहुत काफी है, अगर आप याद कर लो, है ना। कौन कौन से, एक तो आपका क्या हुआ, मशरूम, एगरिकस, देन एमानिटा, पॉइजनस मशरूम जिसे टोडस्टूल कहा जाता है, उसके बाद रस्ट और स्मट। नीट के अंदर बार बार दोहरा के एक ही सवाल पूछा जाता है, रस्ट और स्मट कौन है ना। आपको पता होना चाहिए रस्ट कौन है और स्मट कौन है ना। सो जो हम प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो नीट के लिए कर रहे हैं। भले आप बोर्ड कर रहे हो, भले आप नीट कर रहे हो, दोनों को फायदा होना चाहिए, है कि नहीं। इज इज क्लियर। बोर्ड के अंदर पूछा है तो बहुत अच्छे से इलेबरेट करके लिख सकते हैं आप, है कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अपना जो है चौथा क्लास आएगा फंजाई का। हाश, जो हमने फंजाई का सफर स्टार्ट किया था बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके अभी तक, उसका सबसे आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं। और आखिरी पड़ाव कौन सा है, वो है अपना ड्यूट्रोमाइसिटिस, है ना। अपना बेटा क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटिस है ना। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस एक आखिरी जो है फंजाई का क्लास हम डिस्कस करेंगे। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो बेटा सबने देखा होगा तो मैंने वहां पे बताया था कि ड्यूट्रोमाइसिटिस एक फंजाई ऐसा होता है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, है कि नहीं। बेटा आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं होता है, हमने बेटा अच्छे से डिस्कस किया है ना। सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, वहां पे हाइफे जो होते हैं, दे हाइफे हमने देखा है कि नहीं। वेजिटेटिव हाइफे जो जमीन के अंदर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, प्लाज्मोगेमी करते हैं, फ्यूज होते हैं ना। आप वीडियो को फिर से ये करके देख सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं वो मेरे को कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नो वरी। नेक्स्ट आते हैं हम वो अपना फाइनल फंजा। सब बच्चे बोलेंगे कि सर एट द एंड ऑफ द डे राहत मिल गई फंजाई से, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से फंजा एक इंटरेस्टिंग भी था। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। आई होप कि मैं उस कन्फ्यूजन का कुछ तो छोटा सा पार्ट क्या कर पाया हूँ, रिजॉल्व कर पाया हूँ। सभी बच्चों को लगता है कि फंजाई बहुत डिफ़िकल्ट है फंजाई, लेकिन हमने फंजाई को तोड़ तोड़ के समझा है ना। तो मैं समझ पाता हूँ कि मैंने कुछ तो आपका परेशानी जो है फंजाई के अकॉर्डिंग उसको मैं सुलझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, यह है ड्यूट्रोमाइसिटिस। क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है उसे ही हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो है, देखा जाता है कि ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है यहाँ पे, है ना, ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है बेटा वो ऐसा फंजा है जिसके अंदर परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट इन ड्यूटरोमाइसिटिस, है ना। परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट इन ड्यूटरोमाइसिटिस। जब ये मैं लिखता हूं तो आप पूछोगे परफेक्ट स्टेज क्या है सर। देखा जाता है कि परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, है ना। परफेक्ट स्टेज जो होता है बेसिकली क्या है, परफेक्ट स्टेज बेटा क्या होता है, इट इज
presence of sexual what reproduction. जो भी तरीका हो whether it is by formation of gametes या sex organs or by without formation of sex organs, कहीं से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बेटा वो कौन सा स्टेज है, वो होगा परफेक्ट स्टेज. लेकिन देखा जाता है ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर बेटा कि परफेक्ट स्टेज जो होता है पाया नहीं जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसका मतलब ये फंजाई परफेक्ट नहीं है ना. सो हम क्या लिखते हैं, परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट इन ड्यूट्रोमाइसिटिस. परफेक्ट स्टेज क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो since perfect stage is absent in ड्यूट्रोमाइसिटिस, अगेन परफेक्ट स्टेज का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज इम्परफेक्ट फंजाई. ये कैसा फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया? मैंने इसे इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है. आगे जाके चौंक जाओगे कि एस्कोमाइसिटिस जो है और बेसिडोमाइसिटिस जो है ये भी कुछ देर के लिए अपने डिस्कवरी के बाद यहाँ पे ही अपना राहत पाता है. इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैं बेटा जो है साइंटिस्ट हूँ, है ना, हूँ नहीं, मैं तो आपका टीचर हूँ, है ना. मान लेते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ. मैंने एक मान लेते हैं कि एस्कोमाइसिटिस को डिस्कवर किया है ना. एक साइंटिस्ट ने क्या किया, मान लेते हैं कि एक साइंटिस्ट है ना, उस साइंटिस्ट ने जो है एक एस्कोमाइसिटिस को डिस्कवर किया, एस्कोमाइसिटिस को, और एक मान लेते हैं कि बेसिडियोमाइसिटिस को डिस्कवर किया, बेसिडियोमाइसिटिस को डिस्कवर किया, है ना. अब मान लेते हैं कि एस्कोमाइसिटिस जो है बेटा और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर डिस्कवरी के बाद मान लेते हैं कि एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन. अब ये क्या भला है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक एस्कोमाइसिटिस मैंने डिस्कवर किया, मैंने एक बेसिडोमाइसिटिस, अभी तक पता नहीं कि एस्कोमाइसिटिस है या बेसिडोमाइसिटिस. अब क्यों पता नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नॉट नोन है. नॉट नोन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी अभी मैंने डिस्कवर किया है, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है. क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं कि किस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? मुझे अभी तक पता नहीं कि इन दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है. जब मुझे पता नहीं होगा तो ऐसे फंजाई जो जाके फ्यूचर में एस्कोमाइसिटिस में जाएगा, और ऐसा फंजाई जो जाके फ्यूचर में किस में जाएगा, बेसिडोमाइसिटिस में जाएगा. इन दोनों फंजाई को बेटा जो है मैं कहां पे लिखूंगा, मैं इसको एक टेम्पोररी क्लास के अंदर रखूंगा. इसका मतलब यू मानो कि अभी तक मुझे पता नहीं कि वेदर इट इज अभी तक मुझे पता नहीं कि ये क्या एस्कोमाइसिटिस है या बेसिडोमाइसिटिस. ओके, आपके कंफ्यूजन को और रिजर्व करता है. मान लेते हैं कि मुझे फंजाई 1 मिल गया. क्या मिल गया, फंजाई 1, और दूसरा फंजाई 2 मिल गया है. 2 फंजाई मिल गया है. मुझे इस फंजाई का क्या पता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है. जब तक इस फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, मैं इस फंजाई को बेटा कहां पे रखूंगा, एक टेम्पररी क्लास में रखूंगा, आपातकालीन क्लास में, है ना. आपातकालीन क्लास में मतलब
ऐसे क्लास में रखूंगा जहां पे ये कुछ देर तक रहेगा जब तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे पता नहीं चल जाता है। मान लेते हैं कि फंजाई 1 को मैंने अच्छे से पढ़ा, फंजाई 1 को मैंने अच्छे से पढ़ा, और फंजाई 1 जो है बेटा ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एस्कोस्पोर्स। क्या बना रहा है? एस्कोस्पोर्स बना रहा है। हाँ, अगर एस्कोस्पोर बना रहा है तो बताओ ये फंजाई किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है? ये फंजाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है जिसके अंदर ये एस्कस बनाएगा। क्या बनाएगा? और एस्कस किस में बनाया जाता है? एस्कोमाइसिटिस। गुड। एस्कस किस में बनाया जाता है? एस्कोमाइसिटिस के अंदर। एस्कोमाइसिटिस। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, इसका मतलब जब तक फंजाई 1 के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया था तब तक मैंने फंजाई 1 को कहां पे रखा था बेटा? तब तक मैंने फंजाई 1 को ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा था। किसमें? ड्यूटेरोमाइसिटिस। आते हैं फंजाई 2 की ओर। मान लेते हैं कि फंजाई 2 जो है इसको जब मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जानकारी ली और देखा गया कि ये जो है ये बना रहा है क्या? बेसिडियोस्पोर्स। ये क्या बनाता है बेटा? बेसिडियोस्पोर्स। अब जब ये बेसिडियोस्पोर बनाएगा, है ना, जब ये क्या बनाएगा, जब ये बेसिडियोस्पोर बनाएगा तो अचानक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा ये तो किसको बिलोंग करेगा? ये तो बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करेगा। है कि नहीं? जैसे आप मान लो कि मेरे को 2 इंसान मिल गए, 2 इंसान का घर का पता नहीं, तो सबसे इन दोनों इंसानों को हम कहां पे रखेंगे? पुलिस थाने में। तो पुलिस थाना क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटिस है। टेम्पररीली उनको राहत मिलेगी। जब उनका गांव या पता चलेगा तो उसको एक स्पेसिफिक गांव में भेजा जाएगा। मान लो कि एक बेगूसराय का है, एक समस्तीपुर का है ना। समस्तीपुर मान लो कि एस्कोमाइसिटिस है, बेगूसराय बेसिडियोमाइसिटिस है। तो उनका लोकेशन तो अलग है, लेकिन टेम्पररीली हमने कहां पे रखा था उनको? पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन अपना कौन है? यह है ड्यूटेरोमाइसिटिस। इज दिस क्लियर? इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटिस को मैंने क्या कहा था? टेम्पररी क्लास कहा था। इसका मतलब बेसिडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस को जब डिस्कवर किया जाता है सबसे पहले उनको कहां पे रखा जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये सबको समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप करो सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके 2-3 पॉइंट लिखते हैं बेटा। पॉइंट्स क्या क्या आएंगे यहां पे? जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, है ना, when fungi are discovered, when fungi are discovered, they are temporarily या इसे आर्टिफिशियल क्लास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। नेचुरली ये कहां पे बिलोंग करता है? एस्को या बेसिडियोमाइसिटिस। ये आर्टिफिशियल क्लास भी है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको आर्टिफिशियल डिवीजन भी नेट में पूछ सकता है। आर्टिफिशियल डिवीजन फंजाई का कौन है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्योंकि नेचुरली ये कहां पे होना चाहिए था? एस्कोमाइसिटिस। ओके। When fungi is discovered, they are temporarily placed in where? ड्यूटेरोमाइसिटिस। कब तक इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखोगे? एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस चीख चीख के बोल रहा है, कब तक मुझे ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखोगे? कब तक रखोगे? जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेरा ना पता चले। जब तक तेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता चलेगा तब तक तू कहां पे रहेगा? पुलिस थाने में,
थानेदार भी वही चिल्ला रहा, जब तक तेरा गांव नहीं मिलेगा तब तक तू कहाँ पे रहेगा तब तक तू थाने में रहेगा, है ना। तो आगे क्या आएगा, when fungi are discovered they are temporarily placed in deuteromycetes until when, until there what is found, until their sexual sexual reproduction type is found, है ना। until their sexual reproduction type is found मतलब जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं समझ में आता उसे ड्यूटरमाइसिटिस में रखा जाएगा। अब बताओ मुझे आगे, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाएगा तो या तो किसमें उसको रखा जाएगा, फिर एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो या तो किसमें जाएगा वो, या तो एस्को या तो बेसिडियो। गुड, फटाफट, है ना। इसका मतलब वंस, याद रखना, वंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is found, it is transferred to either whom, either ascomycetes or basidiomycetes। अब देखो मेरे पास फंजाई है ना, मेरे पास फंजाई है, फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने डिस्कवर कर लिया है। इसके बाद फंजाई को मैंने क्या कहा, या तो ये कहां पे जाएगा, या तो ये एस्को में जाएगा, या तो ये बेटा किस में जाएगा, बेसिडियो में जाएगा। लेकिन ये किसमें नहीं जा सकता है। जिस इस बच्चे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्या वो मुझे बता सकता है कि ये क्यों नहीं जा सकता है। नहीं, अभी तक मैंने अच्छे से आपको नहीं बताया ना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। अब ये बताऊंगा तब जाके मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। देखो ड्यूटरोमाइसिटिस जो होता है, राइट, ड्यूटरोमाइसिटिस है ना, ड्यूटरोमाइसिटिस के अंदर देखो, ध्यान से देखो, हाइफे जो होता है, हाइफे जो होता है वो कैसा होना चाहिए, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। कैसे होता है, सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है हाइफे। कैसा हाइफे होता है, सेप्टेड और ब्रांच्ड। अब आंसर बताओ। एक बार ये फंजाई के अंदर, मान लेते हैं फंजाई 1 है, फंजाई 1 है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ढूंढ लिया है। इस फंजाई को मैं या तो एस्को में रखूंगा या तो बेसिडियो में, फाइको में नहीं रखूंगा। किस में नहीं रखूंगा, फाइको में इसे नहीं डाल सकते। क्या कोई मेरा बच्चा बता सकता है कि इसको ऐसा क्यों किया जाता है। ये हिंट है, चलो मैं ही बता देता हूं। आप बहुत आलसी हो गए सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह बहुत आलसी हो रहे हैं आप लोग। ठीक है बेटा, बिहार बोर्ड के भी क्लासेस होंगे इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में क्लासेस होते हैं बिहार बोर्ड के, है ना। तो सुबह का स्लॉट जो है बेटा वो 11 क्लास के लिए है। आफ्टरनून का स्लॉट जो है 11:30 से लेके, है ना, शायद 3:30 या 2:30, है ना, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, हाँ 2:30 तक आपका 12th का रहेगा, प्रेरणा और संकल्प। और उसके बाद इवनिंग में आपके आकाश के 11th और 12th के बैचेस स्टार्ट होते हैं 5 बजे से लगभग, है ना। ओके, एनीवेज, ड्यूटरोमाइसिटिस जो हाइफे होता है बेटा, ये सेप्टेट और ब्रांच होता है, सेप्टेट और ब्रांच, है ना, सेप्टेट और ब्रांच होता है। सेप्टेट का मतलब हर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फटाफट बताओ। एक न्यूक्लियस पाया जाता है ना। लेकिन हमने
ऑलरेडी पढ़ा है कि फाइकोमाइसिटिस जो होता है ये असेप्टेड होता है। कैसा होता है? असेप्टेड होता है। फाइकोमाइसिटिस बेटा कैसे होता है? फटाफट बताओ। असेप्टेड होता है, मतलब इसके अंदर सेप्टा नहीं पाया जाता है फाइकोमाइसिटिस के अंदर। तो सेप्टेड और ब्रांच्ड, या तो एस्कोमाइसिटिस सेप्टेड और ब्रांच होता है ना। एस्कोमाइसिटिस भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है, बेसिडोमाइसिटिस भी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। मतलब ड्यूट्रोमाइसिटिस में जो भी फंजा है वो या तो एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करेंगे या तो, रीजन समझ में आया? फाइकोमाइसिटिस क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि नहीं, फाइकोमाइसिटिस का हाइफी कैसे रहता है? इट इज ओसेप्टेड। ओसेप्टेड मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है ना। ये जो वॉल होती है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, बार बार मैंने बताया, सेप्टा जो होती है वो क्या होता है? ये वॉल होती है, राइट। सेप्टा, जिसको पता नहीं बेटा थोड़ा कृपा करके जाके प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि ये सफ़र बहुत दूर तक जाने वाला है ना। अब देखो, ये तो हुआ अपना हाइफे। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आप फटाफट बताओ कि क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? नहीं। तो ये इसका आंसर पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? ये आप चौंक जाओगे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जैसे होता है? एस्कोमाइसिटिस जैसे होता है। अब आप सर हिंट दे दो। हिंट तो दे दिया मैंने, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटिस जैसे होता है। एस्कोमाइसिटिस में कैसे हो रहा था सर? हाँ, तो जान लो कि एस्कोमाइसिटिस में मैंने देखा, आपको पढ़ाया था कि कोनिडिया, है ना, कोनिडिया पढ़ाया था कि नहीं? ऐसे कुछ अपने पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ऊपर क्या बनता है? ऐसे स्टेरिगमाटा और ऐसे कुछ, है ना, चेन लाइक स्फेरिकल स्पोर, चेन जैसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, चेन लाइक अरेंजमेंट होता है। अब इसे ही मैंने बेटा क्या कहा था? इसे मैंने क्या कहा था? इसे कोनिडिया कहा जाता है। इसका मतलब एस्कोमाइसिटिस के अंदर और ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं, और वो उनको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया। ये भी नीट में सवाल आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं? एस्कोमाइसिटिस और कौन सा? एस्कोमाइसिटिस और ड्यूट्रो, दोनों के अंदर एक ही प्रकार के स्पोर्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कॉमन स्पोर्स बिटवीन द एस्कोमाइसिटिस एज वेल एज ड्यूट्रोमाइसिटिस। So by formation of what? Conidia. Conidia. इज दिस क्लियर? बेटा आज का लेक्चर जो है बहुत मज़ेदार रहा, मैंने तो खूब एंजॉय किया इस लेक्चर को। अगर आप भी, अगर मैं एंजॉय कर रहे हो तो लाइक दे दीजिए, ठीक है, लाइक दे दीजिए। कल इसी वक्त जो है, इसी मैदान में हम फिर से मिलेंगे, विद्या के मैदान में, ठीक है। तब तक जो है हम थोड़ा आपसे विलम्ब लेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे। इसकी एग्जाम्पल जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ट्रिक बताऊंगा कि इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखे जाते हैं, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा। तब के लिए जो है हम जो है, आई विश यू ऑल हैप्पी स्टडिंग। कल मिलते हैं सेम वक्त पे। थैंक यू।